तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर के दूसरे लेक्चर की। तो दूसरे लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे 10.1। देखते हैं कि उस एक्टिविटी से आखिर हम क्या समझ सकते हैं। तो ये है हमारी एक्टिविटी 10.1। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक बड़ी सी चमकती हुई चम्मच लेनी है, मतलब कि एक तरह से नई चम्मच आपको लेनी है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। चम्मच की दो सरफेस होती है ना, मतलब जो कर्व्ड सरफेस होती है, एक बार सामने की तरफ अपना चेहरा देखना है और एक बार पीछे की तरफ अपना चेहरा देखना है। डू यू गेट द इमेज, इट इज़ स्मॉलर और लार्जर। क्या तुम्हें अपनी इमेज मिल रही है, और अगर मिल रही है तो वो तुमसे छोटी है या फिर बड़ी है। इसके अलावा मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। चम्मच को धीरे धीरे अपने फेस से दूर लेकर जाना है। ऑब्जर्व द इमेज, उसके बाद इमेज पर देखना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे चम्मच दूर जाएगी वैसे वैसे इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद उसको उल्टा कर देना है और फिर से एक्टिविटी को रिपीट करना है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इन द टू सरफेसेस। चम्मच की जो दोनों सरफेसेस होती हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगी इमेज की, उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है कि पहले क्या था और अब क्या है। चलिए खैर, तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए ख़ास तौर से साइंस में एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। तो आपके सामने रखी हुई है ये स्पून। जैसा कि हमारी किताब में कहा है शाइनी स्पून लेकर आओ, तो ये उतनी शाइनी तो नहीं है लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। तो ये जो चम्मच की कर्व्ड सरफेस होती है, ये सीधी चम्मच हो गई और ये हो गई उल्टी साइड। तो सबसे पहले कि अगर हम सीधी साइड की बात करें तो इसमें आप मेरी इमेज देख पा रहे होंगे, वहाँ पे कोने में वो जो पिंक मतलब वैसा पीच कलर से का दिखाई दे रहा है ना आदमी, वो मैं ही हूँ। तो वो मेरी जो इमेज है काफ़ी छोटी बन रही है, इतनी छोटी इमेज बन रही है क्योंकि ये जो स्पून है मेरे से काफ़ी दूर है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अपने पास लाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा बड़ी होती जा रही है इमेज। अभी कैमरे के लेंस की वजह से थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा हो, दूर है चम्मच तो इस इमेज काफ़ी छोटी है। लेकिन जैसे जैसे ये पास आती जाएगी मेरे, या फिर मैं इसके पास आता जाऊंगा, तो इमेज जो पहले बहुत छोटी थी वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। ये काम अपने आप कर सकते हैं। घर में एक चमकती हुई चम्मच लेना, नई चम्मच, और उससे ये एक्सपेरिमेंट करना। दूर होगा अगर ऑब्जेक्ट तो ये जो सरफेस है ये इमेज छोटी बनाएगी, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। एक और चीज़ देखिए, अगर आप मुझे इसमें देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये मेरा फेस है और बाकी पार्ट बॉडी का उधर है, तो मैं इसके अंदर उल्टा दिखाई दे रहा हूँ। मेरी जो इमेज है वो इस स्पून के अंदर क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी साइड से देखता हूँ तो अब मेरी इमेज जो है ना इसके अंदर सीधी दिखाई देगी। ये यहाँ पर है मेरी इमेज इस समय, ये देखो, देखने की कोशिश करो, ऊपर पंखा चल रहा है मेरे, और ये मेरी इमेज है और ये अभी सीधी बन रही है, देखो, ठीक है। तो उल्टी साइड से देख रहे हैं तो इमेज सीधी बन रही है, लेकिन जब इधर से देख रहे हैं चम्मच को सीधी तरफ से, तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो स्पून के जो दो पार्ट होते हैं, इसको सीधा वाला पार्ट बोलते हैं और इसको उल्टा वाला। तो जो सीधा पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव मिरर को, और ये जो उल्टा वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स मिरर को। तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर जो है वो कैसी इमेज बना रहा था, इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, यानी कि उल्टी इमेज, जबकि कॉन्वेक्स जो है वो यहाँ पर इमेज बना रहा है और सीधी इमेज बना रहा है। ये मेरा फेस है, इसके अंदर बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस की, इमेज छोटी बन रही थी वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे पास आता जा रहा था इमेज बड़ी होती जा रही थी। तो ये इमेज कैसे, दूर जो इमेज होती है वो छोटी कैसे बनती है, पास आने पर बड़ी कैसे हो जाती है, ये सारी स्टडी हमें आगे इस चैप्टर के अंदर करनी है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज बना रहा है, यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, सीधी इमेज बना रहा है, लेकिन ये भी अभी क्या कर रहा है, छोटी इमेज बना रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस स्पून से हम ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉनकेव मिरर को, और ये जो बैक साइड वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना दी है। तो जो अंदर की तरफ ऐसे गहरा होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ वो निकला हुआ होता है ना इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। एक बार फिर से यहाँ पर स्पून रख के इनको सही से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा, अगर इस तरीके से लेते हैं तो मतलब यही सीधा वाला पार्ट आ जाएगा चम्मच का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉनकेव को।
और अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है हमेशा मिरर के सामने लेफ़्ट साइड में रखा जाता है, तो ये वाला जो सरफेस है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। और ये जो आप पीछे शेड देख रहे हैं ना, इसको पॉलिश कहते हैं। मिरर के पीछे पॉलिश होती है। कोई भी मिरर आपके घर में पुराना पड़ा हुआ हो, टूटा हुआ, तो आप उसके पीछे देख सकते हैं अलग अलग कलर की आपको पॉलिश मिलेगी। यहाँ तक कि जो सिंपल ग्लास होता है, अगर ग्लास पे भी आप पॉलिश कर दें पीछे की साइड, तो वो भी मिरर का काम करने लग जाता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को समझने के बाद आगे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। तो क्या है वो बेसिक चीज़ें, देख लेते हैं। चलिए घर, तो इस पेज पर मैंने दोनों जो मिरर हैं उनको बना दिया है। ये वाला जो मिरर आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है और नीचे की तरफ क्या बना है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहली बात तो जिस लाइन के ऊपर हमने इस मिरर को रखा हुआ है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस लाइन के ऊपर आप मिरर को रखेंगे उस लाइन को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है पोल और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P से। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का पोल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मिरर आप देख रहे हैं ना, ये एक बड़ी सी स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है, बड़ी स्फीयर का छोटा सा पार्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरी स्फीयर है, अगर हम इसका इतना पार्ट कट कर देते हैं ऐसे करके, तो ये जो हिस्सा मिलेगा यही हमारा कॉनकेव मिरर है। तो ये जो बड़ी सी स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर होता है और उस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम यहाँ से काट के मिरर निकाल लेंगे तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ठीक सामने यहाँ पर होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से। तो अगर ये मिरर है, इसके ठीक सामने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वो सेंटर किसका होता है, वो उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसकी बात मैं अभी यहाँ पे कर रहा था। तो मिरर के ठीक सामने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके ठीक सामने होता है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये मिरर का हिस्सा नहीं होता, ये मिरर से सामने की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बैक साइड में होता है, यानी कि यहाँ पर। अब हमने ये तो समझ लिया था कि ये जो मिरर है ये एक बड़ी सी स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। उस स्फीयर की जो रेडियस होती है वो यही होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी। तो उस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल R से और उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा और कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बार बार, कर्वेचर कर्वेचर कर्वेचर। यहाँ पे भी इसके लिए भी कर्वेचर यूज़ होगा। आखिर इस कर्वेचर का मतलब क्या होता है? कर्वेचर का मतलब इस गोलाई से होता है। जितना ज़्यादा ये गोलाई होती है उतनी ज़्यादा कर्वेचर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझा कि ये जो लाइन होती है इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन मिरर को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को पोल कहा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P से। इसके अलावा ये जो मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर के सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज़ें समझने के बाद अभी आगे भी बहुत कुछ हमें समझना है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। इस बीच एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइन होती है ये मिरर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये लाइन मिरर के साथ हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी बची हुई चीज़ों को जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने एक और एक्टिविटी आ चुकी है 10.2। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। इस एक्टिविटी को करते समय, क्योंकि सन की प्रेजेंस में एक्टिविटी होगी, सूरज की रोशनी में, तो सन की तरफ आपको सीधे नहीं देखना है और ना ही उस मिरर के अंदर देखना जहाँ पर सन आपको दिखाई दे रहा हो। कहने का मतलब है सनलाइट को नहीं देखना। दूसरा, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सन। अपने हाथ में कॉनकेव मिरर लेना है और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको सन की तरफ डायरेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। मिरर जहाँ पर आपके पास होगा उसके पास ही एक पेपर की शीट रखिएगा और सनलाइट को डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा उस पेपर की शीट की ओर।
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ में एक कॉनकेव मिरर है और इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही होगी कहीं से, तो मुझे क्या करना है, मिरर को मोड़ के या ऐसे करके सनलाइट को फोकस करना है इस पेपर की तरफ, और इस तरह से फोकस करना है कि मुझे सन की एक छोटी सी इमेज यहाँ पर पेपर पे मिलने लगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे सनलाइट तो है नहीं, लेकिन वैसे वाली लाइट है, और आप देख भी रहे होंगे कि उस लाइट की जो रेज़ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर फोकस हो रही हैं एक जगह पर, और अगर हम इनको और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक शार्प इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। और सन की अगर लाइट ले ली ना तुमने, तो यहाँ पे छोटा सा सन तुम्हें गोल गोल बनता हुआ दिखाई देगा। अभी मेरे पास उतनी तेज़ रोशनी नहीं है तो मैं यहाँ पर वैसा नहीं दिखा पा रहा हूँ, गोल गोल शार्प इमेज आपको मिलेगी। बल्कि बच्चे जो है ना एक्सपेरिमेंट इस तरह का करते भी रहते हैं, जब वो स्कूल में रेसेस में होते हैं, इंटरवल में खाली बैठे रहते हैं ना ग्राउंड में, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो खुद ही करने लगते हैं, उनको मज़ा आता है ऐसा करने में। तो देखिए इसके ऊपर जो लाइट रेज पड़ रही हैं उनको मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है इस जगह पर, ठीक है। तो आगे लिखा है कि होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर फ्यू मिनट। जब आप सनलाइट को फोकस कर लेंगे तो इसको कुछ मिनट तक आप ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिखाई देता है? द पेपर एट फर्स्ट बिगन टू बर्न टू प्रोड्यूस स्मोक। पेपर ना धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, और कुछ देर बाद उसमें आग भी लग जाएगी। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चे वैसे भी करते रहते हैं, अगर उनको किताब में ना भी पढ़ा जाए तो भी वो लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वाई डज इट बर्न, आखिर ये जलना क्यों शुरू हुआ? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन द मिरर। तो सन से आने वाली लाइट को हमने क्या किया था, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया था, यानी कि फोकस कर दिया था। In fact, this spot light is the image of the sun on the sheet of paper। तो तुमने क्या बनाया था, तुमने सन की इमेज बना दी थी पेपर की शीट पर। अब अगर सन की इमेज बनाओगे, असली इमेज पेपर के ऊपर सन की बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो हीट प्रोड्यूस होगी ही। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो वो जो तुमने लाइट रेज को अभी अभी फोकस किया था, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहा जाता है। The heat produced due to the concentration of the sunlight at the paper। सन से जो आने वाली लाइट रेज है तुमने उन सबको एक ही जगह पर फोकस कर दिया, तो सारी लाइट रेज को, इसीलिए पेपर के अंदर हीट पैदा होना शुरू हो गई थी। तो देखिए इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, हमारे पास कॉनकेव मिरर था और हम सन से आने वाली लाइट रेज को क्या कर रहे थे, एक जगह पर कन्वर्ज कर रहे थे। तो सन से जो लाइट रेज आती हैं ख़ासतौर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज का मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती है। कुछ और रेज भी यहाँ पर लेकर देख लेते हैं। एक दूसरी रे लेते हैं हम इस तरीके से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि लाइट रे ऊपर से आएंगी, लाइट रे तो नीचे से भी आ सकती हैं। एक लाइट रे इस तरह से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये थोड़ी सी बैंड हो गई है यहाँ से, आप इसको पैरेलल ही समझें प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होते ही वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि कन्वर्ज हो जाती है। अब ये सारी की सारी लाइट रेज जो है ना वो एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। एक और दूसरी लाइट रे हम लेकर आते हैं, मान लो यहाँ से लेकर आए, तो वो भी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर की साइड कन्वर्ज हो जाएगी। एक ही पॉइंट से सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, और ये जो सिंगल पॉइंट हमें मिल रहा है जहाँ से ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही हैं, इसी सिंगल पॉइंट को कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से आए, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रिटर्न होंगी तो वो सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास होंगी या एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और उस एक पॉइंट को कहा जाएगा कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल F से। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख दी है। ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट एट द सेम पॉइंट पर आकर मिलती हैं, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और इसी पॉइंट को कॉनकेव मिरर का क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एक और बात, क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है अंदर की तरफ, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो एग्ज़ाम में चाहे कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है चाहे कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ है तो आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोर्ड के पेपर में सवाल इस तरह का आता है कि उसमें मिरर का नाम ना कन्वर्जिंग मिरर लिखा रहता है। अब बच्चे जो हैं कॉनकेव मिरर नाम से तो फैमिलियर होते हैं, लेकिन कन्वर्जिंग मिरर वो कभी कभी सुनते हैं, इसलिए कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट रेज को अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, मोड़ रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। फिलहाल हमने प्रिंसिपल फोकस को समझ लिया है कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास होंगी और उस एक पॉइंट को कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। इसके अलावा ये जो फोकस होता है, इसकी पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है और स्मॉल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो फोकस की पोल से डिस्टेंस है इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उनका क्या होगा। तो ये देखो, ये एक लाइट रे आ रही है कहीं से, इन्फिनिटी से या कहीं से भी आ सकती है, किसी ऑब्जेक्ट से होकर भी आ सकती है। तो ये लाइट रे इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसको अंदर की तरफ मोड़ेगा या बाहर की तरफ भेजेगा, देखिए ज़रा। तो कॉन्वेक्स मिरर ये करेगा, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर लाइट रे इसके पैरेलल आ रही है तो ये लाइट रे को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है इसीलिए इसका नाम होता है दूसरा डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। और खाली ये एक ही रे नहीं है, यहाँ पे हम बहुत सारी इस तरह की रे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट रेज को बना दिया है। ये सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, इसीलिए इस मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये सारी लाइट रेज जो हैं पीछे तो जा नहीं सकती मिरर के, लेकिन अगर हम मान लें कि ये पीछे जाती तो क्या होता है, देखिए ज़रा। अगर ये लाइट रे को पीछे की तरफ हम मिला दें, ऐसे ही अपने आप से मिला दें, तो इस तरह से मिलेंगी एक ही पॉइंट पर आकर, ऐसे सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी। आगे तो ये मिल नहीं सकती, आगे तो इनकी डायरेक्शन उधर को है, इनकी उधर को है, तो ये आगे तो मिल नहीं सकती। अगर ये मिलेंगी तो पीछे ही मिलेंगी, लेकिन मिरर के पीछे लाइट रेज जा नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे पॉलिश होती है, तो हम इन्हें अपने पास से ही मिला रहे हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज़ को देखें ध्यान से तो ऐसा लगेगा कि ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगेगा। असलियत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असलियत में रेज़ वहाँ से नहीं आ रही हैं। रियल में तो क्या हुआ कि ऐसे आई और फिर रिफ्लेक्ट हो गए, डाइवर्ज हो गए। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये सारी लाइट रेज़ मिरर के पीछे एक पॉइंट से आ रही हैं, सेम पॉइंट से सारी लाइट रेज़ आ रही हैं। तो जिस पॉइंट से हमें लग रहा है कि ये लाइट रेज़ आ रही हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें अपीयर हो रहा है, लग रहा है ऐसा, तो उस पॉइंट को, उस सेम पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। एक बार फिर से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर से डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ये वाली हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आती हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट से आ रही हैं मिरर के पीछे से, तो उस एक पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और इसे भी हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे भी क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ कहा जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, उसके पीछे होता है, ये फोकल लेंथ हो गई। और इस मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेज को ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके फोकस की डेफिनेशन है, ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो सब क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। बट द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। लेकिन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ऐसा लगता है
कि वो मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं, और जिस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि वो आ रही हैं उसी पॉइंट को, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। उसी पॉइंट को, सॉरी यहाँ पर कॉनकेव लिख दिया, इसको कॉन्वेक्स बनाना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसके पीछे की तरफ होता है, और लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड वाली होती हैं वो ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे एक पॉइंट से आ रही है, उसी को प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रिंसिपल फोकस दोनों मिरर का, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, आप समझ गए होंगे। एक और बात है कि कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर ही लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो खैर प्रिंसिपल फोकस को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, जिनको अभी अभी हमने समझा है थोड़ी देर पहले, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमने ये समझा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। और हमें ये समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। तो इनके बीच का रिलेशन साफ दिखाई देता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ऐसे दे दिया जाता है कि बता, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो हम लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ऐसे भी दे देते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, या फिर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अभी हम अपनी बुक में यहाँ तक का पढ़ चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, छोटी बड़ी इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज, वो सब के बारे में हम अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमने दो मिरर के बारे में जाना, दो तरह के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता की कि इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जहाँ पर मिरर और ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बड़ी स्फीयर का पार्ट होता है ये मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसके अलावा हमने कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसके बारे में पढ़ा। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये पढ़ा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस के बारे में पढ़ा। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये पढ़ा। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। आज बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आज का पढ़ाया गया आपकी सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।